टैक्सेशन में जो इश्यूज आ रहे हैं जनरल इश्यूज और वो क्या क्या हैं जो हल तलब है। जो नेशनल लेवल के ऊपर एक टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं, एक वो प्रॉब्लम्स हैं जो टैक्स पेयर को या आवाम को फेस करने पड़ते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से किसी भी आम कारोबारी को अपना कारोबार और उसकी प्लानिंग करने में बहुत दुश्वारी है। अब नया कारोबार कर ही नहीं सकते और जो चला रहे हैं वो अल्लाह के हवाले है। 3 बार SROs आ रहे हैं। एग्रीकल्चर को आपने अलग किस्म की छूटें दी हुई हैं, रियल एस्टेट को आपने ओवर टैक्सेशन कर दी है, रिटेल सेक्टर को आप लाए हैं तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्टर बना दिया है। इस्लाहात क्या है? आपने बेनिफिट से उनको टैक्सेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, आपने सदाओं के जरिए उन्हें अट्रैक्ट किया है। 24 करोड़ अवाम है, उसके अंदर 7 करोड़ 20 लाख आपकी लेबर फोर्स है और जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो कितनी है? 10 मिलियन भी नहीं है, 4 से 5 मिलियन। या तो किसी को एतमाद कर लें या किसी के बन जाए या किसी को बना लें। आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ओवर रिलायंस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का 60% है। आज तक जब से पाकिस्तान बना है हमारी कोई क्रेडिबल सिंगल नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या स्ट्रेटजी नहीं बनी। मकरूज की कोई पॉलिसी या कोई इज्जत होती है? अब मकरूज भी इन्हीं वजहों से हैं कि आपने ना अपनी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है। हर कोई चाहता है कि जो मेरी टर्म आई है और ये टेन्योर आया है, जो बना सकता हूँ बनाऊं और मैं अपने लोगों के लिए जो फायदे ले सकता हूँ लूं। इंडिया और पाकिस्तान के जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, इनके मुकाबले के एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो चाइना की है। फिर हमारे पाकिस्तान के अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, ये क्या वजह? वो चंद लोगों के लिए रियासत बनी होती है, वो आम आवाम के लिए या रियासत अपने आप को ताकतवर करने के लिए, उसका वो मकसद ही नहीं होता अपने आप को ताकतवर। हमने ये तय नहीं किया हुआ कि हमने मुआशी तौर पर बतौर रियासत करना क्या। 78 साल में अब हम सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बनना है या कौम बनना है या अवाम बनना है? आप भूल जाइए कि बतौर इंसान आपकी शनाख्त है, हो ही नहीं सकता। आपकी बतौर पाकिस्तानी शनाख्त है। अरबाब इख्तियार को मजबूर करें कि वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए और इकोनॉमिक पॉलिसी बन जाएगी तो बाकी पॉलिसीज अपने आप तय हो जाएंगी। शेख खुर्रम अब्बास साहब, अब जो मौजूदा हालात में टैक्सेशन में जो इश्यूज आ रहे हैं जनरल इश्यूज, आप उनको किस तरह देख रहे हैं और वो क्या क्या हैं जो हल तलब है? अच्छा देखिए, जो पाकिस्तान के टैक्सेशन जनरल मसाइल हैं वो 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो रियासत और जो नेशनल लेवल के ऊपर एक टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं, एक वो प्रॉब्लम्स हैं जो टैक्स पेयर को या आवाम को फेस करने पड़ते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट सेट्स ऑफ मसाइल हैं। मसलन सबसे पहले आवाम से शुरू कर लेते हैं क्योंकि रियासत वाली साइड काफ़ी गंभीर है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन रियासत की सबसे बड़ी जो परेशानी आजकल है वो तो बीमारी उधर ही है, लेकिन हम आवाम से शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टैक्सेशन का निज़ाम कम्प्लेक्स है और अनप्रिडिक्टेबल है। हर साल नया आप फाइनेंस एक्ट लाते हैं, बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस हो जाती हैं और दरमियान में शॉर्ट टर्म में आप SROs भी लाते रहते हैं। जैसे मेरे दोनों बरादरान ने कुछ SROs के जिक्र हुए, डिबेट हुए, तो हर साल हम 2, 4, 5, 6 SROs देखते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से किसी भी आम कारोबारी को अपना कारोबार और उसकी प्लानिंग करने में बहुत दुश्वारी है। अब नया कारोबार कर ही नहीं सकते और जो चला रहे हैं वो अल्लाह के हवाले है। फिर आपकी कंप्लाइंसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपकी जो रिटर्न है वो भी कहीं ठहर नहीं रही, उनमें आए दिन आप नई चेंजेस कर देते हैं। वो अच्छा खासा महीने में 3 बार SROs आ रहे हैं। यस, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। फिर देखिए, अनफेयर प्लेइंग फील्ड्स हैं। एग्रीकल्चर को आपने अलग किस्म की छूटें दी हुई हैं, रियल एस्टेट को आपने ओवर टैक्सेशन कर दी है, रिटेल सेक्टर को आप लाए हैं तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है बिजनेसेस के लिए वो भी मतलब एक्विटेबिलिटी ऑफ टैक्सेस नहीं है। ये अवाम के पर्सपेक्टिव से है। दूसरी बात ये है कि कोई रियल बेनिफिट नहीं है अवाम को टैक्स पेइंग की तरफ जाने का और रजिस्टर्ड होने का। रियल बेनिफिट, आपने बेनिफिट से उनको टैक्सेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, आपने सदाओं के जरिए उन्हें अट्रैक्ट किया है। दिस इज वेरी बैड अट्रैक्शन। खौफजदा करके जब आप करते हैं तो कोई दिल से तो नहीं चाह रहा ना। तो कोई भी रियासत जो है डेवलप तब करती है, अपना रेवेन्यू तब अच्छा बनाती है जब वो अवाम के दिल से बात उठती है कि हाँ, मुझे जाती तौर पर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है कि अगर मैं टैक्स पेइंग में जाऊं और रजिस्टर करवाऊं। तो खौफ से नहीं, खौफ से कभी टैक्सेशन हमेशा नाकाम हुए हैं टैक्सेशन सिस्टम्स। अब आते हैं रियासती साइड के ऊपर। देखिए, हमारी रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ही फ्रेगमेंटेड डेटा है हमारा। मसलन FBR, नादरा, SECP और जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, इन सब का अपना अपना डेटा है। देयर इज नो यूनिफिकेशन और फैसले भी अपने अपने। सिंध वाले पंजाब को नहीं मानते, पंजाब वाले सिंध को यार, और बहुत बड़ा कुछ है। यानी सारा डेटा जो है डिपार्टमेंट्स का फ्रेगमेंटेड है। तो रियासत इतने फ्रेगमेंटेड डेटा को जब तक यूनिफाई नहीं करती, एक स्ट्रीम में नहीं लाती, तब तक रियासत को कैसे पता चलेगा कि टैक्स कहां से लेना है, कितना लेना है, करना क्या है। फिर दूसरी बात यह है कि आपकी टैक्स बेस आपके मुल्क की बड़ी नैरो है। इस नैरो टैक्स बेस देखिए 240 मिलियन आपकी आवाम है
है, 24 करोड़ अवाम है, उसके अंदर 7 करोड़ 20 लाख आपकी लेबर फोर्स है, और जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो कितनी है? 10 मिलियन भी नहीं है, 4 से 5 मिलियन, और 7 करोड़ 20 लाख की आपकी लेबर फोर्स है, वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगी हुई है। वो एक्टिविटी, फिर उस लेबर फोर्स में कोई तकरीबन 73 से 75% लेबर फोर्स, ये रिकॉर्डेड बात है, पाकिस्तान के स्टैटिस्टिकल डेटा से ये साबित होती है, क्रेडिबल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो ये बताती हैं कि 73 से 75% लेबर फोर्स अनडॉक्यूमेंटेड है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में है। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, टैक्स बेस तो नैरो रहेगी, फिर आप वो कैसे ब्रॉडन होगी? आप ब्रॉडन करते हैं इस तरह कि जिसको पहले टैक्स नेट में है उस पर और टैक्सेस लगा देते हैं। दिस इज अ वेरी बैड एंड काउंटर प्रोडक्टिव मेथड किसी भी नेशन के लिए। फिर आपके अंदर शॉर्ट टर्मिज्म बहुत ज्यादा है, आप सोचते ही शॉर्ट टर्म है। इस पर मैं बाद में आता हूँ। ये दूसरी बात ये है कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ओवर रिलायंस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का 60% है, और जो नहीं, आप मैं बड़ी टाइट मार्किंग कर रहा हूँ। देखिए 40% जो बाकी बचता है उसमें से भी 70% आप विद होल्डिंग टैक्स के जरिए ले रहे हैं, आप उसे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहिए। आपने बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्टर बना दिया है, ये उसका काम नहीं था, ये आपका काम था, आप अपना काम करना नहीं चाहते। अच्छा, मैं आता हूँ आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर, जो हमारे यहाँ मसला है और सोल्यूशन भी उसी में। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, हमारी कोई क्रेडिबल सिंगल नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या स्ट्रेटजी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी। किसी भी मुल्क की टैक्सेशन फॉलो करती है उस मुल्क की टैक्स इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब मैं मिसाल देता हूँ, कई मुल्कों ने ये सोचा भाई हमें इंडस्ट्रियलाइज होना है, हमने एग्रीकल्चर पर कम से कम रिलायंस कर, ये तो हमने भी नारा लगाया, मेरी अर्ज कई कंट्रीज ने ये किया, तो उन्होंने अपनी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में इस बात को लाया ना कि हमने यूं करना है, और इतने इतने साल के हमारे प्लान है जिसमें हमने ये करना है। और उसमें फिर वो ये अंदाजा लगाते हैं कि हमने उन इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में उन बिजनेसेस को या उन सेक्टर्स को प्रमोट करना है कि जिनकी डॉक्यूमेंटेशन और फिर टैक्स कलेक्शन, ये दोनों चीजें आसान हो। मतलब इंडस्ट्री है, एक बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग में आया है, वो फैक्ट्री लगाएगा, एक लार्ज सेटअप है जो उसे लगाना पड़ेगा, उसके लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके इंपोर्ट बिल बनेंगे, वो कुछ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, उसके यानी कदम कदम के ऊपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, और उसने एक कंपनी बनानी है, वो अलग डॉक्यूमेंटेशन होनी है। देखिए बात ये है कि आप अपनी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में लिखते हैं कि हमने ये जो इंडस्ट्री है या सर्विसेज है, इन सेक्टर्स को प्रमोट करना है ताकि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़े, और ताकि ये वो सेक्टर्स हैं जो बड़े वैल्यूएबल हैं, इनकी प्रोडक्ट कई दफा एक हजारों एकड़ जमीन पर उगी हुई पैदावार के बराबर उनकी चंद महीने की प्रोडक्ट और उनके यील्ड्स होते हैं। आप ये चीजें लिखते हैं, फिर उसके मुताबिक आप टैक्सेशन करते हैं। टैक्सेशन फिर फॉलो करती है कि आपने इन सेक्टर्स को टैक्स इंसेंटिव देने ताकि ये ग्रो करें, और एक खास वक्त तक फिर आप प्लान बनाते हैं, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 50 साल का। और जो एक तो जिसने उस बिजनेस में आना है वो उस पॉलिसी को पढ़ता है, वो फिर उससे उसकी बेस पर आए हुए टैक्सेशन को समझता है, और वो समझता है हाँ यार 5 साल तक मुझे नहीं छेड़ेंगे, 5 साल बाद मेरा टैक्स रिजीम ये होगा, 10 साल बाद मेरा ये। फेयरली इजी फॉर हिम एनालाइज। मकरूज की कोई पॉलिसी या कोई इज्जत होती है? मसला ये है कि आप मकरूज भी इन्हीं वजहों से हैं कि आपने ना अपनी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, कि अगर पॉलिसी बनाते तो आपके सारे मुल्क के इदारों को उनको फॉलो करना पड़ता। फॉलो कोई नहीं करना चाहता, बाउंड कोई नहीं होना चाहता, हर कोई चाहता है कि जो मेरी टर्म आई है और ये टेन्योर आया है, जो बना सकता हूँ बनाऊं, और मैं अपने लोगों के लिए जो फायदे ले सकता हूँ लूं। मेरी अर्ज आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर को मैं अर्ज करता हूँ, सबसे पहली बात ये है कि आपकी एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि देखिए जो आपका एग्रीकल्चर है वो तकरीबन 24% मैक्सिमम जो एस्टिमेटेड 24% ऑफ द जीडीपी, योर जीडीपी है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर 1 से 3% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर दुनिया में, 1 से 3%, और हमारा 24 है। आप हाईएस्ट जो है चाइना का लगा लें 7% है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं इनके मुकाबले के एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो चाइना की है। दोनों ही इंडस और गैंगेटिक जो एग्रीकल्चर फ्लड प्लेन्स हैं, जो इतने बड़े मैदान हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करते हैं, उससे भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है चाइना के यांगजी और येलो रिवर की। तो बात यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल बेस रखने और पे उसे ले आया है, और 7% से भी कम हो रहा है। अच्छा, आप देखिए कि चाइना की दुनिया में पिछली 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा तेज तरक्की साउथ कोरिया और चाइना ने की है। साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है 35% है, और चाइना में है वो 41% है। भाई उनकी टैक्स बेस क्यों ना बढ़ेगी? फिर इंडस्ट्री जो वैल्यूएबल चीज प्रोड्यूस करती है उस पर टैक्स भी उस रेशो का होता है। गवर्नमेंट के तो खजाने भर जाते हैं। इसके अलावा उनके पास सर्विस सेक्टर होता है, जैसे बैंकिंग है।
بھائی جو آپ کی جو انڈسٹری ہے اسے سروسز چاہیے ہوتی ہیں, وہ سروسز بھی ایکولی ویلیویبل ہوتی ہیں, وہ دنیا میں ہائی ٹیک ہوتی ہیں. چائنا میں کنسٹرکشن سروس پوری دنیا کے اندر بیچ رہا ہے. میں ایک صرف سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, سول انجینئرنگ جو ان کی ہے وہ پوری دنیا میں بک رہی ہے, وہ سروس بھی پھر اس لیول پہ جاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر آپ کو پاکستان میں ایگریکلچر کی اتنی بڑی آپ نے بیس بنا رکھی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے فیوڈل لارڈز ہیں, ایگریکلچرل ٹیکس بھی نہیں آنے دے رہے, پھر آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی گرو نہیں کرنے دے رہے, انڈسٹریل جو سیکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی انہی کا قبضہ ہے, اور وہ لیجسلیشن بھی ویسی کرواتے ہیں کہ جو انہی کی حد تک رہے, تو آپ کی انڈسٹری بھی گرو نہیں کرنے دے پا رہے. خرم عباس صاحب, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, پروگرام ختم ہو جاتا ہے. آپ نے 77 سال کا پورا تجزیہ ہمیں بتایا. دنیا کی جتنی بھی دنیا ہے ان کی حکومتیں امیر ہیں, عوام غریب ہے, پھر ہمارے پاکستان کے عوام امیر ہے, حکومت غریب ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں یہ اس کا لازمی ایفیکٹ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عوام بہت امیر ہو جاتی ہے, اور اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب عوام امیر ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو بیٹھے ہیں اندر اقتدار میں وہ بھی بگ بزنس مین ہیں, وہ بھی ایک طرح سے اسی قوم کے عوام میں آتے ہیں. ایک تو عوام ہم اپنی پور اور مڈل کلاس کو کہتے ہیں, نہیں اگر عوام کہا ہے تو اس میں امیر غریب سارے شامل ہیں نا. تو جو دولت اپنی طرف سمیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس ملک میں دولت بھی نہیں رکھتے, وہ بھی باہر لے جاتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ وہ چند لوگوں کے لیے ریاست بنی ہوتی ہے, وہ عام عوام کے لیے یا ریاست اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے اس کا وہ مقصد ہی نہیں ہوتا اپنے آپ کو طاقتور کرنے. پاکستان میں ایک سب سے بڑی کہاوت ہے, امیر سے امیر تک اور غریب سے غریب تک, لوگ غربت سے نیچے جاتے جا رہے ہیں, امیر سے ہوتے جا رہے ہیں. یہ ٹیکس نظام کی فلاپ ہونے کی وجہ ہے یا حکومت کی وجہ ہے؟ اس اصل میں کمزوری کہاں پہ ہے؟ جیسے کمزوری ہماری اکنامک اہداف کلیئر نہ ہونے پر, ہم نے یہ طے نہیں کیا ہوا کہ ہم نے معاشی طور پر بطور ریاست کرنا کیا ہے, کس طرف جانا ہے. اسی وجہ سے ہماری ٹیکسیشن پالیسی بھی پور ہے اور وہ انپریڈکٹیبل ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی. ہمیں اپنی سمت کا پتہ نہیں ہے. یس, ہم نے جہاں پہنچنا ہے اس کو ہم نے تعین نہیں کیا ہوا. یس, یہ زیادہ ہے پراپر. ہماری نیت نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی, بس ہماری نیت نہیں ہے. دیکھیے پتہ ہمیں سارے ہیں, آپ پاکستان کے ارباب اختیار میں سے کسی کوریڈور آف پاور میں چلے جائیں, وہ ان کو سب پتہ ہے. ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے. دیکھیے, اور ان کو پتا بھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا انہیں نہ پتا ہو. 4 دفعہ جو پارٹیاں اقتدار میں آئی ہیں انہیں پتا نہ ہو پولیٹیکل سائٹ پہ, اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی انہیں نہ پتا ہو, سب پتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ساروں کی ایک یونیفائڈ نیت نہیں ہے. یہ ریاست ہے اور اس ریاست کی اکانومی کو کس طرح سے چلانا ہے, کس طرح اسٹریٹجائز کرنا ہے, کس طرح سے اسے آگے لے کر جانا ہے. اگر وہ ہماری نیشنل اکنامک پالیسی یا اسٹریٹجی بن جائے اور وہ کلیئر اور ساری پارٹیز آپس میں طے کر لیں کہ جو بھی حکومت میں آئے گا اس پالیسی کو نہیں چھیڑے گا, اور اگر چھیڑے گا تو سارے کے سارے ملک کے جو پاور سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے ہی اس کو چھیڑ سکتے ہیں, تو پھر ہماری ٹیکسیشن پالیسی بھی بن جائے گی اور وہ کلیئر ہوگی کہ کیسے ٹیکسن ہونی ہے. 78 سال میں اب ہم سب سے پہلے ہمیں پاکستانی بننا ہے یا قوم بننا ہے یا عوام بننا ہے؟ جو دنیا میں حالات ہیں, اور آپ عرب میں چلے جائیں, عجم میں چلے جائیں یا ہندوستان میں چلے جائیں, ہر کوئی آپ کو پاکستانی سمجھتا ہے اور عزت نہیں دیتا. میری عرض سنیے گا, آپ کی پوری دنیا کے اندر شناخت, آپ بھول جائیے کہ بطور انسان آپ کی شناخت ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی بطور پاکستانی شناخت ہے. آپ صرف اسی بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک پاکستانی ہونا چاہیے. یہ آپ کی زمین ہے. ہونے پر ہمیں فخر کب محسوس ہوگا؟ پاکستانی ہونے پر فخر آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس خنجراب پاس سے لے کر کراچی تک ایک واسٹ لینڈ موجود ہے جو ڈائیورسیفائڈ ہے, اور آپ ہر طرح کی اس کے اندر آمد و رفت کر سکتے ہیں. آپ کو ایک فنڈامنٹل رائٹس اویلیبل ہیں, آپ کاروبار کر سکتے ہیں, آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے اگر اپنے ملک کی قدر کرنی ہے تو آپ وہ جو پاکستان یہاں سے جن کا خروج کیا جا رہا ہے ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے یا ان کی حالت دیکھ لیجئے. دے آر ڈائنگ کہ ہمارے بچے یہاں کے اسکولوں میں پڑھیں, ادھر نہ چلے جائیں, ادھر ہمارے بچے بھی پڑھ نہیں سکیں گے. ہمیں قدر کرنی ہو اور پراؤڈ کرنا ہو تو ہمارے ملک میں اب بھی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے پاکستانیوں کو مل کر اس بات بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ارباب اختیار کو مجبور کریں کہ وہ ایک اکنامک پالیسی بنائیں, اور اکنامک پالیسی بن جائے گی تو باقی پالیسیز اپنے آپ طے ہو جائیں. ایک ٹارگٹ کا تعین کر لیں اور سمت اپنی درست کر لیں, نیت صحیح کر لیں. آپ آگے. خرم عباس صاحب, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی سیل ٹیکس پہ اور جنرل ایشوز پہ جو ہم نے گفتگو کی. آج کے جو پروگرام کا رزلٹ تھا وہ یہ تھا, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے سمت کا تعین کریں, اپنے ٹارگٹ کا تعین کریں. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ نے پہنچنا کیا ہے, اپنی سمت کا تعین کریں. راستہ خود بخود ملتا جائے گا اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی. یہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا, عوام بھی خوشحال ہوگی. اگلے پروگرام تک لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.